हाय फ्रेंड्स। आज इंडिपेंडेंस डे है और इस अवसर पे मैं बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ट्वीट को देख रहा था। तो इसी बीच में मैंने शाह फैसल की भी एक ट्वीट देखी। इस ट्वीट के अंदर वो बता रहे हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर कम्प्लीटली इंटीग्रेट हो गया है इंडिया के साथ आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। और उन्होंने जिस तरीके का हर्षोल्लास देखा है कश्मीर में, वो इससे पहले सिर्फ ईद के मौके पर दिखता था, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे में तो नहीं दिखता था। ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी एक इंस्पिरेशनल बात ट्वीट उन्होंने लिखी है। पर इस चेहरे के पीछे शाह फैसल जी का एक और भी चेहरा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उनके दूसरे चेहरे के बारे में। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर, बने रहिए हमारे साथ। ये था 2009। इस समय मैं ऑलरेडी आईआईटी में पढ़ रहा था और इस तरीके से हर यंगस्टर का होता है कि मैं भी पशोपेश में था कि कौन सा स्ट्रीम चूज किया जाए आफ्टर इंजीनियरिंग, वेदर आई शुड गो फॉर एमबीए या फिर वेदर आई शुड डू यूपीएससी। तो इसी दौरान मुझे पता चला कि एक लड़का है कश्मीर का जो कि रैंक 1 लाया है सिविल सर्विस के अंदर। मैंने सोचा चलो इसका इंटरव्यू देखा जाए, पता लगाया जाए कि कौन है। एंड दिस वॉज नन अदर देन शाह फैसल। उस समय के अराउंड ही बिकेम सो पॉपुलर अमंग एस्पिरेंट कि आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी वैसा रैंकर निकला होगा सिविल सर्विस का जो कि उनके जितना पॉपुलर रहा होगा। इस पॉपुलैरिटी की बहुत सारी वजह थी। एक वजह ये भी था कि वो कश्मीर से आते थे, जहाँ से हम लोग अक्सर एक नेगेटिव न्यूज़ ही सुनते हैं। वहाँ से एक लड़का आता है और पूरे यूपीएससी में रैंक 1 कर जाता है, एंड दैट टू विदाउट एनी कोचिंग। तो वो काफ़ी इंस्पिरेशनल था। साथ ही उनका बात करने का जो लहजा था, जो उनका एक स्टाइल था बातचीत करने का, वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके का लगता था। और इसलिए उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ को मैं खुद लूप पे चला के सुनता रहता था। At the time of my mains examination, so it will be IAS, obviously. लेकिन as long as and unless the God wishes, you simply cannot do anything. And then डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब ने एक शेर पढ़ा आपके सामने, डॉक्टर इकबाल का, नहू नवमीद इकबाल अपनी कुश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। इसके जो इनिशियल लाइंस हैं, आई थिंक आई वांट टू टेल यू एंड आई मस्ट एक्नॉलेज कि उनकी बातों को सुन करके ही एक इंस्पिरेशन जगा और एक माइंडसेट तैयार हुआ कि आगे चल के सिविल सर्विसेज को भी एक बार अटेम्प्ट दिया जाएगा, उसको भी ट्राई किया जाएगा एज अ करियर ऑप्शन। आई डिड ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अलाइड सर्विसेज में गया भी, 1-2 साल सर्व भी किया और उसके बाद मैंने करियर ट्रैक चेंज कर लिया। आई शिफ्टेड एंड डिड माई एमबीए। शाह फैसल को मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता था, बट ये चीज़ शिफ्ट हो गया। पर इनके तरफ जो मेरा रिस्पेक्ट था वो डिक्लाइन करना शुरू किया जब मैं 2019 के अराउंड मुझे एक न्यूज़ पता चला कि ही हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब और वो स्टार्ट कर दिए अपना एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। एंड ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ द करंट डिस्पेंसेशन व्हिच वाज ऑफ बीजेपी। अब आप मुझसे पूछेंगे यार, बिकॉज समवन इज क्रिटिकल ऑफ बीजेपी, क्या उसको हेट मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये आपका राइट है कि आप पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करो और आप इलेक्शंस लड़ो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो। पर प्रॉब्लम तब आती है जब आपका आइडियोलॉजी धीरे धीरे सामने निकल के आने लगता है। इनके पॉलिटिकल पार्टी में इन्होंने लिया, बहुत सारे ऐसे लोगों को लिया जो कि सेपरेटिस्ट विचारधारा के समर्थक थे। इसमें से एक थी शाहला रशीद। ये खुद कश्मीरी है और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की मेंबर थी। एंड शी वॉज अ आर्डेंट सपोर्टर ऑफ प्लेबिसाइट इन कश्मीर। अब प्लेबिसाइट क्या बोलता है कि यार कश्मीरियों को हक है ये डिसाइड करने का कि वो इंडिया के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ रहें या इंडिपेंडेंट रहें। बीइंग आईएएस ऑफिसर, क्या आपको ये नहीं पता था कि इंडियन पार्लियामेंट हैज टेकन अ रिजोल्यूशन, यूनानिमस रिजोल्यूशन इन 1990s कि कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो है, साथ ही चाइना ऑक्यूपाइड अक्साई चेन, ये सब इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। एंड इंडिया इज गोइंग टू इंश्योर कि फ्यूचर में इंटीग्रेट हो जाए इंडिया के साथ, इनका विलय हो जाए। देन हाउ कैन यू गिव प्लेटफॉर्म टू सच पीपल हु होल्ड सच एक्सट्रीम रेडिकल ओपिनियंस? दूसरी बात जो मुझे और भी ज्यादा खटकी वो तब था जब एक प्रेस वाले ने इनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा कि बाकी सब चीज़ तो ठीक है, पर टेररिज्म के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? अब इस पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार शाह फैसल इतने एरोडाइट हैं, इतना फ्लुएंट बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, तो वो उसको कम्प्लीटली डिनाउंस करेंगे। पर उन्होंने ये बोला, कश्मीर में जो आतंकवाद की समस्या है लंबे समय से है, आप अब एक नई पार्टी ला रहे हैं, लोग वाकई में आपसे चाहेंगे कि आप एक अच्छा जो डायरेक्शन है वो कश्मीर को दिखाएं। किस तरह से निपटेंगे आप आतंकवाद की समस्या से? क्या वाकई में आतंकवाद को आप टेररिज्म कह के पुकारेंगे या फिर उन पार्टियों की तरह किसी और तरह का सॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करेंगे? हमारा मानना है कि वहाँ पे जिस तरह का माहौल पैदा हुआ है कश्मीर में, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे अब कोई और चीज़ अब चलेगी नहीं, जैसे किसी और तरह की एंगेजमेंट की कोई स्पेस ही नहीं रही, जैसे डेमोक्रेसी ख़त्म सी हो गई है, जैसे नॉन वायलेंस के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है।
इस वजह से फिर एक माहौल क्रिएट होता है जिसमें आपका पढ़ा लिखा नौजवान वो अपना पीएचडी छोड़ के वो इस रास्ते पे चला जाता है। अब आप बताइए कि ये टेररिज्म को जस्टिफाई करने का, उसको रैशनलाइज करने का तरीका नहीं है क्या? आप गरीबी को, इलिटरेसी को, भुखमरी को कैसे जोड़ सकते हो यार टेररिज्म के साथ? अगर ऐसी बात होती तो बिहार से लेकर यूपी तक, मराठवाड़ा से लेकर के आंध्रा के इंटीरियर इलाकों तक हर जगह टेररिज्म फैला होता। क्योंकि ये जगह जो है, इसका नाम ही पड़ा हुआ है बीमारू। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसको नाम ही एक समय दिया गया था बीमारू स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पे हर वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं। पर यहाँ तो टेररिज्म नहीं फैल रहा है। ऐसा क्यों होता है कि यार टेररिज्म कश्मीर के अंदर फैल रहा है, एक पर्टिकुलर जो धर्म को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, वही टेररिज्म इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं? इसके अंदर शाह फैसल ने कोई कुछ क्यों नहीं बोला? और जहाँ तक बात है अनएजुकेटेड होने की, जहाँ तक बात है इलिटरेट होने की, जहाँ तक बात है गरीब होने की, तो मुझे एक बात बताइए कि अबू बकर बगदादी जो आईएसआईएस का फाउंडर है, वो कौन सा इलिटरेट था? इनफैक्ट ही वाज अ पीएचडी होल्डर। ओसामा बिन लादेन वाज अ इंजीनियर। अभी हाल में पुणे के अंदर एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर पकड़ाया गया है ऑफ ट्राइंग टू रन एन आईएसआईएस मॉड्यूल। ही इज एमबीबीएस डॉक्टर, बहुत अच्छा खासा अर्न करने वाला एक प्रोफेशनल है। तो व्हाई आर यू नॉट willing to recognize that the root cause of the problem is not the socio-economic development or lack of it. It is the concept which is being promulgated in the religion of Islam. इस्लाम बोलता है कि वर्ल्ड जो है वो दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम में डिवाइडेड है। दारुल हर्ब में रहने वाले लोग काफिर हैं और उनके अगेंस्ट आपको जिहाद करना है। ये जो मुफ्ती मौलाना रोज मस्जिदों से कॉल देते हैं कि मारिए, आपका ये काम है कि आप शहीद होइए, ये है रियल प्रॉब्लम। और इसको प्रमोट किसने किया है? वहीं के पॉलिटिशियंस ने। जिस समय शाह फैसल ने ये पार्टी बनाई थी उस समय आर्टिकल 370 खत्म नहीं हुआ था, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वहां के पॉलिटिशियंस के पास बहुत सारी ऑटोनॉमी थी, बहुत सारे ऐसे रूल्स थे। फॉर एग्जांपल, आप कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। अगर किसी कश्मीरी लड़की ने बाहरी वाले से शादी किया तो वो प्रॉपर्टी राइट लूज कर जाएगी। वहां पर SC/ST का रिजर्वेशन आज तक नहीं था, 2019 तक, बट इट वॉज ड्यू टू एनलमेंट ऑफ आर्टिकल 370 ये सारे जो नौटंकी वहां पे चल रहा था वो खत्म हुआ। एंड दैट इज वाई शाह फैसल का भी जो पॉलिटिकल करियर था वो शुरू होने से पहले ही एंड हो गया, इट क्रैश लैंडेड। गए हैं 35A 370A, ये कोई स्टेट की पॉलिटिक्स को इन्विगोरेट करने के लिए नहीं उठाए गए हैं। ये बाकी रियासतों में, बाकी कंट्री में बीजेपी को जिताने के लिए उठाए गए हैं। यहाँ इस इशू को कोई ट्रैक्शन नहीं मिलने वाला, बिकॉज कश्मीरी को पता है कि ये 370 जिस दिन चला जाएगा उस दिन यूनियन ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा। तो परेशान और यहाँ पर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा अपने होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को, जिन्होंने इतना सख्त कदम लिया, क्योंकि स्टेट का काम होता है सख्त कदम लेना। आप एज ए स्टेट आप सिर्फ लोगों को पैसिफाई करना और तुष्टिकरण करना आपका काम नहीं है। आर्टिकल 370 को खत्म करना एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था, और उसके वजह से ही ऐसे ऐसे लोग जो पनप रहे थे, जो सेपरेटिज्म इंडस्ट्री पर चढ़ करके पिगी बैकिंग करके अपना करियर इमेजिन कर रहे थे, उनका कमर वहीं पर टूट गया। हाँ, इसके बाद शाह फैसल ने माफीनामा भी लिखा और गवर्नमेंट ने अपना एक लीनियंसी शो करते हुए उनको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनपे बहुत सारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज के तहत धाराएं लगाई गई थी, उनको अरेस्ट भी किया गया था। इसके बावजूद उनको सुधरने का एक मौका दिया गया। तो स्टेट का काम इसी तरीके से चलता है। स्टेट हमेशा आपके हाँ में हाँ मिला करके अगर चल रहा होता है आज के दिन, तो इस तरीके के शाह फैसल के लोग और अपने को इम्बोल्डन फील करते और धीरे धीरे समाज के अंदर बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से जहर खोलते। इससे मुझे याद आती है कहानी रामायण की। वहां पे लोग बोलते हैं कि रावण जो था वो सबसे डेंजरस कैरेक्टर था, पर मुझे लगता है कि रावण से ज्यादा डेंजरस कैरेक्टर था मारीच, क्योंकि रावण के सामने तो जब राम गए तो उन्होंने अपनी सेना के साथ उन्हें पराजित कर दिया, पर मारीच जो है वो अपना भेष बदल करके एक सुंदर हिरण बन करके आया और उसने राम और लक्ष्मण दोनों को छका दिया और सीता जी का अपहरण करने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। वैसे ही हमारे सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मारीच रहते हैं जो दिखने में बहुत सॉफ्ट, सोबर, काम, एरोडाइट, फ्लॉलेस इंग्लिश बोलेंगे, फ्लॉलेस उर्दू बोलेंगे, पर उनके अंदर घुस के देखिए, आपको पता चलेगा कि उनकी आइडियोलॉजी कितनी घातक है। स्टॉप जस्टिफाइंग टेररिज्म, स्टॉप रैशनलाइजिंग टेररिज्म। और अगर आप नहीं भी करिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि
अब जो है स्टेट इतना स्ट्रांग हो चुका है दैट इट कैन एंड इट विल रिएक्ट। और जब स्टेट रिएक्ट करता है, अच्छे अच्छे जो लोग हैं जिनकी अपनी हवाई बातें हवाई खिलाई बुन रहे होते हैं और धीमी आंच पे अपने एजेंडा को सिमर करवा रहे होते हैं, वो अपने जगह में पहुंच जाते हैं। आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कुछ कमियां लगी, ओपिनियन है तो भाई वो भी डाल दो कमेंट्स में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड दैट। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।